चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटे। आज वाली क्लास में हम लोग, ठीक है, लास्ट क्लास में न्यूक्लियर का जो हमारी थ्योरी वाला पार्ट था, न्यूमेरिकल वाला, सारा कर लिया था हम लोगों ने। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, जो चैप्टर को हम दो पार्ट में कर लेते हैं। मेन तो पहले न्यूक्लियर फिजिक्स का, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन था हम कर चुके हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद, नेक्स्ट हम लोग उसके रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। चलो, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होता क्या है तो डेफिनेशन बता रखी है, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, जो भी न्यूक्लियस हमारे यूनिवर्स में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है। लास्ट डिस्कशंस में भी हम बीच में एक दो बार ही हम लोगों ने बात की थी, तो उसी रेडियो एक्टिव डिके को हम लोग डिटेल में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। तो द फिनोमिना बाय वर्चू of which a substance spontaneously disintegrate by emitting certain radiations is called radioactivity। हाँ राधिका, क्लास के बाद डाल देंगे ग्रुप पे, तो अभी यहाँ पढ़ने में मन लगा ले, ठीक है। द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच a substance spontaneously disintegrate by emitting certain radiation is called radioactivity। तो रेडियोएक्टिविटी में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा किसी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में कुछ रेडिएशन वगैरह वो एमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ डिके, ठीक है ना। कोई भी तुम्हारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो डिके हो रहा है इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई, डिके हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल न्यूक्लियाई में। तो किस किस तरीके से वो डिके हो सकते हैं, उन डिकेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोड्स ऑफ डिके, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले से हिंट कर देता हूँ, तुमने केमिस्ट्री में सुन भी रखा होगा, तीन तरह के डिके होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। रेडियो एक्टिविटी में हम तीन तरह के डिके डिस्कस करेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, ठीक है ना। अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो चलो, सबसे पहले हम लोग बीटा डिके की बात कर रहे हैं। बीटा डिके को भी हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। बीटा डिके आर आल्सो गोइंग टू बी ऑफ थ्री टाइप्स, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके, और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसको ये के कैप्चर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तीन तरीके के हम बीटा डिके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीनों की कहानी एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ बीटा माइनस डिके, ठीक है। बीटा माइनस डिके, बेसिकली तुम्हें हिंट थोड़ा होगा, थोड़ा सा, बीटा पार्टिकल्स हम किसको बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स हम किसको बोलते हैं, पता है सबको। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा सुनते आ रहे हैं ना सब लोग, ठीक है ना। अल्फा तो हम किसको बोलते हैं, He+2, ठीक है ना। अल्फा तो हम किसको बोलते हैं, He+2। बीटा किसको हम बोलते हैं, वेब ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दोनों को, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, डिपेंडिंग की बीटा माइनस डी के है, बीटा प्लस डी के है। अगर बीटा माइनस डी के हम लोग लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन, और बीटा प्लस डी के लेते हैं तो हम लोग वहां पे बात करेंगे पॉजिट्रॉन का एमिशन की। खैर, अभी सबसे पहले बीटा माइनस डीके की बात कर रहे हैं। तो बीटा माइनस डीके क्या होता है, तो इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स और बीटा माइनस रेडिएशन आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। साथ में एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो। चलो अभी ध्यान दो, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, जिसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा था एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो साथ में क्या एमिट होता है, तो व्हेन अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, साथ में क्या एमिट होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, साथ में कुछ एनर्जी एमिट होती है। उस एनर्जी पैकेट को, उस रेडिएशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोल देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, साथ में क्या एमिट हो रहा है, यहाँ पे बीटा माइनस पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और साथ में कुछ एनर्जी एमिट हो रही होती है, एनर्जी का कुछ पैकेट एमिट होता है। उस एनर्जी पैकेट को, उस रेडिएशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। सिंबल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन दो की हम बात करेंगे। न्यूट्रिनो को हम न्यू से दिखाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को हम न्यू बार से दिखाते हैं। तो कभी भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यू दिखा हो रहा है, तो न्यू से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रिनो को, और न्यू के ऊपर ये बार लगा दिया है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एंटी न्यूट्रिनो को, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट करने का तरीका है। तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हमारे पास कोई भी, हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस होता है, तो स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर एक N/Z रेशो, याद है N/Z रेशो हमने डिस्कस किया था, हमने पिछली क्लासेस में ग्राफ डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो N = Z वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ करके दिखाई थी,
और तुम्हें मैंने कहा था जितने भी हमारे यूनिवर्स में स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनको हम यहाँ पे कुछ डॉट से ड्रॉ करके दिखा रहे थे, तो वो जो डॉट्स थे वो n=z वाली लाइन पे नहीं, उससे ऊपर लाई कर रहे थे। बेसिकली हम लोग डिसाइड कर रहे थे जितने भी हमारे बड़े न्यूक्लियस होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं। काम की बात, कोई भी हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसमें n और z के रेशो की एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है ना। एक कोई भी तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशो होगा उसकी एक स्टेबल होने के लिए कोई वैल्यू होगी, कोई लिमिट होगी। अगर उससे ज्यादा n/z वैल्यू होगी तो वो अपनी n/z वैल्यू को डिक्रीज करना चाहेगा। जो भी n/z स्टेबल न्यूक्लियस के लिए होनी चाहिए, अगर उससे कम वैल्यू हुई तो वो उसको इंक्रीज करना चाहेगा। तो मान लो कोई तुम्हारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है, हमें स्टेबल न्यूक्लियस की नहीं, मैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, जिसका n/z रेशो स्टेबल न्यूक्लियस होने के लिए जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है, ठीक है ना। n/z रेशो की वैल्यू जो भी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस तुम्हारा अनस्टेबल हो रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा, अगर उसका n/z रेशो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो वो अपने n/z रेशो को डिक्रीज कराना चाहेगा। और n/z रेशो को डिक्रीज कराने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस रेशो को डिक्रीज कराने के लिए वो क्या करेगा, तो वो न्यूक्लियस अपने अंदर पड़े किसी एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। बात समझो, जब भी बीटा माइनस डिके होगा, ठीक है, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम सोच के देखो, n/z रेशो में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज बाय 1। चलता है क्या दिमाग, ठीक है ना। तुम्हारे पास कोई भी न्यूक्लियस है जिसका n/z रेशो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस को अपना n/z रेशो डिक्रीज कराना है तो वो क्या कर देगा, ठीक है ना वैभव, क्या कर देगा, बीटा माइनस डीके। और बीटा माइनस डीके में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा एक न्यूट्रॉन विल कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल डिक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज बाय 1। तुम देख रहे हो n/z रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है ना। n/z रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आता है, समझ में आता है, ठीक है ना। तो तुम देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस रिड्यूसेस द n/p रेशो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n/z n/p जो भी बोलना चाहे। इन बीटा माइनस डिके द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। आती है कि बात समझ, ध्यान से देखो, जब एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन इंक्रीज भी हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहे बीटा डिके के बाद। जब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ भी गया ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहे, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, क्या रहे, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम, तो मास नंबर सेम, बस एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो तुम देख रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज बाय 1, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो एटॉमिक नंबर z विल इंक्रीज बाय 1, मास नंबर विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सारे पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करो। बीटा माइनस डीके कब होगा, टाइप करो, बीटा माइनस डीके कब होगा, किसी भी न्यूक्लियस का बीटा माइनस डीके कब होगा, करो करो करो, टाइप करो फटाफट, किसी भी न्यूक्लियस का बीटा माइनस डीके, किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस का बीटा माइनस डीके कब होता है, जब n/z ज्यादा हो, ठीक है ना। आदित्य ने बिल्कुल सही बताया, जब n/z रेशो की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, n/z रेशो को वो डिक्रीज कराना चाहता हो, और n/z रेशो को डिक्रीज कराने के लिए न्यूक्लियस अपने अंदर पड़े न्यूट्रॉन को किसी एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और एक एनर्जी पैकेट रिलीज होगा, उस एनर्जी पैकेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसमें एटॉमिक नंबर पे और मास नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बीटा माइनस डीके में मास नंबर इंक्रीज डिक्रीज सेम, मास नंबर बीटा माइनस डीके में मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर तो क्या रहेगा, सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे, सेम, और एटॉमिक नंबर नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। n/z रेशो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो n/z रेशो बीटा माइनस डीके में मास नंबर विल रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, n/z रेशो विल डिक्रीज। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए,
तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलो, बीटा माइनस डीके, बीटा डीके के मैं तुम्हें बता रहा था 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तुम्हारा बीटा माइनस डीके हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब लोग आते हैं हम लोग बीटा प्लस डीके पे। हाँ बेटे, वो तो मास तो डिक्रीज होगा ही होगा। तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, और इक्वेशन में न्यूक्लियर रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे जो पार्टिकल्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मास ज्यादा होगा, राइट हैंड साइड पे मास कम होगा। ऑब्वियसली मास डिक्रीज हो रहा होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ठीक है ना? कोई भी रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस कब होता है? केमिकल केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो, जब उसमें एनर्जी रिलीज हो। सेम कहानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन भी कब कैरी आउट होगा अपने यूनिवर्स में ऑटोमेटिकली? जब उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही हो, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, सॉरी, एनर्जी रिलीज हो रही हो, सिस्टम का मास डिक्रीज हो रहा है। हाँ, न्यूट्रिनो ही तो वास्तु एनर्जी है। ठीक है, जो न्यूट्रिनो है वो एक एनर्जी पैकेट ही है। जैसे फोटोन होता था ना हमारा, मासलेस, चार्जलेस, बस उसमें एनर्जी होती थी। ऐसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो भी, ठीक है, रेडिएशन ही होते हैं, बेसिकली एनर्जी पैकेट ही होते हैं। इनका कोई ना चार्ज होता है ना मास होता है। खैर, अभी बीटा प्लस डीके क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो। इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो बीटा माइनस पार्टिकल एमिट हो रहा है। पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो बीटा प्लस पार्टिकल क्या होता है? बेसिकली पॉजिट्रॉन। तो कोई भी तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके अंदर पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बीटा प्लस डीके। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और फिर से ध्यान से देखो, पॉजिट्रॉन कब एमिट होगा? तो व्हेन अ प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन इन पॉजिट्रॉन। ठीक है ना? तो इन बीटा प्लस डीके मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। देखो, पहले तो रिएक्शन को देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाला है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कन्वर्ट होने वाला है न्यूट्रॉन में। और ध्यान दो, प्रोटॉन से जब तो न्यूट्रॉन में कमिट कन्वर्ट होगा तो साथ में क्या एमिट होगा? एक पॉजिट्रॉन और फिर से एक एनर्जी पैकेट। ठीक है ना? फिर से साथ में एक एनर्जी पैकेट एमिट होगा। उस एनर्जी पैकेट को हम लोग यहाँ पे न्यू से दिखा रहे हैं, क्या नाम देंगे? न्यूट्रिनो। ठीक है ना? तो इन बीटा प्लस डीके क्या होगा? इनसाइड अ न्यूक्लियस प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन एमिटिंग पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ठीक है, फिर से तुम देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर, अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो तुम देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा? एक प्रोटॉन कम हुआ तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर इज अगेन गोइंग टू रिमेन सेम। पर ध्यान दो, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिड्यूस बाय 1, तो एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1। और अब गैस करो, एन बाय जेड रेशो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक से इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से डिक्रीज हो गया, तो एन बाय जेड रेशो क्या हो गया? इंक्रीज। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एन बाय जेड रेशो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, में न्यूट्रॉन्स का काउंट एक से इंक्रीज, प्रोटॉन का काउंट एक से डिक्रीज, न्यूमरेटर इंक्रीज, डिनोमिनेटर डिक्रीज, तो एन बाय जेड रेशो इंक्रीज। खुद आप कॉमन सेंस लगाओ, बीटा प्लस डीके कब होगा? किसी भी न्यूक्लियस का बीटा प्लस डीके कब होगा? आदित्य बता यार। जब उसका एन बाय जेड रेशो जितना होना चाहिए, जो डिजायर्ड वैल्यू है, उससे कम हो। तो न्यूक्लियस अपना बीटा प्लस डीके करवाएगा एन प्लस जेड रेशो को इंक्रीज करवाने के लिए। ठीक है, अगर एन बाय जेड रेशो कम है, जितना चाहिए स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म कराने के लिए, उतना उसके हिसाब से जो एन बाय जेड रेशो है वो कम है, तो तुम्हारा न्यूक्लियस अपना बीटा प्लस डीके कराएगा और अपना एन बाय जेड रेशो को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, और बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़ा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल डिक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज बाय 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर विल रिमेन सेम। और एक प्रोटॉन कम हो गया है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने हो जाने की वजह से, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कम हो गया है, तो उसका एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1। तो चलो ध्यान से देखो, इन बीटा प्लस डीके मास नंबर remains same but atomic number decreases by 1 unit and the element moves one place to the left in the periodic table। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो रहा है तो periodic टेबल में 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन और बीटा प्लस रेडिएशन, पॉजिट्रॉन को हम बीटा प्लस पार्टिकल बोलते हैं, तो पॉजिट्रॉन और बीटा प्लस रेडिएशन रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया।
द पॉजिट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टुगेदर विद न्यूट्रिनो। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके में क्या एमिट हुआ था, एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस डीके में क्या एमिट होने वाला है, न्यूट्रिनो। याद होता है, बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो। ठीक है, याद रहेगा किसमें न्यूट्रिनो किसमें एंटी न्यूट्रिनो, तुम्हें ये भी याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग एग्जाम में जाके उल्टा बता देते हैं, बोल देते हैं बीटा माइनस में न्यूट्रिनो, बीटा प्लस में एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है वैल्यू, सॉरी जो पार्टिकल एमिट हो रहा है उसका नाम याद रखना है। बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो। और तुम देख रहे हो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जब उसका बीटा प्लस डीके होगा तो उसका मास नंबर क्या रहेगा, सेम, और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1। साथ में क्या एमिट होगा, पॉजिट्रॉन। साथ में क्या एमिट होगा, एक एनर्जी पार्टिकल, कौन सा, तुम्हारा न्यूट्रिनो। और ये तुम्हारे रिएक्शन की क्यू वैल्यू, रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके में क्या होगा था, n/z रेशो डिक्रीज। और बीटा प्लस डीके में क्या होने वाला है, n/z रेशो इंक्रीज। ठीक है ना, चलो अभी बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके दोनों के अंदर जो हमने अभी डिस्कशन किया उसी के ऊपर कुछ यहाँ पे तुम्हारे सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनको फॉलो करो। चलो पहला पॉइंट क्या है, तो ध्यान दो, ये कह रहे हैं द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कंटिन्यूस। ठीक है ना, जो तुम्हारे बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं बीटा माइनस डीके में या बीटा प्लस डीके में, उनकी जो एनर्जी होगी उसकी एक सिंगल फिक्स वैल्यू नहीं होगी। उसका अगर हम एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें तो तुम देख रहे हो एनर्जी का जो ग्राफ आता है कंटिन्यूस ग्राफ आता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने ग्राफ बना रखा है जिसमें वाई एक्सिस में रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, मतलब तुम्हारे मान लो जो भी बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसका मान लो 20% की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है ना, 30% की काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू है, 50% की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, रिलेटिव नंबर कितना फ्रैक्शन ऑफ जो भी बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं उसके कितने फ्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कितने की मैक्सिमम है। ठीक है, वो सारा ग्राफ ये सामने तुम्हारे सामने मैंने प्लॉट करके दिखा रखा है। तो द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कंटिन्यूस। जो भी तुम्हारे बीटा पार्टिकल्स एमिट होने वाले हैं, किसी भी न्यूक्लियस का बीटा माइनस डीके होता है। अभी तुम्हारे पास कोई सैंपल ऑफ न्यूक्लियस है, उसमें खूब सारे न्यूक्लियस एक्स हैं और सारे के सारे न्यूक्लियस एक्स अनस्टेबल है। सबका n/z रेशो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। तो अपना n/z रेशो डिक्रीज कराने के लिए ये सारे न्यूक्लियस क्या कराएंगे, तुम्हारे पास कोई सैंपल ऑफ न्यूक्लियस है, तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे सामने कोई सैंपल ले लिया, सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई है, इसमें खूब सारे न्यूक्लियस अवेलेबल हैं, सारे के सारे सेम न्यूक्लियस हैं और इनका n/z रेशो जितना स्टेबल न्यूक्लियस के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो ये अपना n/z रेशो डिक्रीज कराने के लिए क्या करेंगे, बीटा माइनस डी के इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे ये अनस्टेबल न्यूक्लियस पड़े हैं सारे के सारे न्यूक्लियस का बीटा माइनस डी के होगा, हर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। पर ध्यान से देखो, इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और इसके बाजू वाले न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम भी हो सकती है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हो रहा होगा उसी को हम यहाँ पे अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी बीटा डिके हो रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियस का यहाँ पे बीटा माइनस डिके हो रहा है, सबसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। हमें क्या लगता है, जब सारे न्यूक्लियस एक जैसे हैं और सभी का बीटा माइनस डिके हो रहा है तो सभी से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर काइनेटिक एनर्जी से निकलने चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है ना, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से 40% इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले तुम्हारे इन सारे न्यूक्लियस से, उनमें से ये दो उस 40% के अंदर हैं, मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, तब तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। पर ये भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एमिट हुआ हो और इसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन उसके कम काइनेटिक एनर्जी से एमिट हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, इन अ बीटा डिके द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन 3 डिके प्रोडक्ट्स। तुम देख रहे हो जितने भी डिके तुमने देखे, अभी बीटा माइनस डिके देखा चाहे बीटा प्लस डिके देखा, तुम्हारे जो राइट हैंड साइड पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, तो तुम्हारा एक तो स्टेबल न्यूक्लियस
अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स है कन्वर्टिंग इनटू स्टेबल न्यूक्लियस वाई। तो एक तो कोई स्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा था, साथ में बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस या बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हो रहा था, और उसके साथ तीसरा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा था। तो कितने पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं? तीन। तीन पार्टिकल्स जब एमिट हो रहे हैं तो जो भी एनर्जी तुम्हारे रिएक्शन की होगी वो ये तीनों पार्टिकल शेयर करेंगे। जो भी एनर्जी तुम्हारे रिएक्शन में रिलीज होगी वो ये तीनों के तीनों पार्टिकल शेयर करेंगे। ठीक है ना? तो तीनों के तीनों पार्टिकल जब ये आपस में एनर्जी शेयर करेंगे तो एनर्जी किस रेशो में शेयर होने वाली है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक है ना? बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियर बीटा डिके हो रहा है, तीन पार्टिकल निकले हैं, तुम देख रहे हो ग्राफ के अंदर एक केस पॉसिबल है कि बीटा पार्टिकल जो तुम्हारे एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है ना? उस केस में जो भी तुम्हारे रिएक्शन की क्यू वैल्यू है, जो भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, वो सारी की सारी एनर्जी कौन शेयर कर जाएगा? वो सारी की सारी एनर्जी कौन शेयर कर जाएगा? तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियस और तुम्हारे सामने जो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसा भी केस पॉसिबल है कि तुम्हारा न्यूक्लियर डिके हो, बीटा डिके हो, उसमें बीटा पार्टिकल जो एमिट हो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, और जो भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू हो न्यूक्लियर रिएक्शन की, वो सारी की सारी डिवाइड हो रही हो डॉटर न्यूक्लियस वाई में और तुम्हारे एंटी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है? तो चलो ध्यान दो। इन द बीटा डिके द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी शेयर्ड बिटवीन द थ्री डिके प्रोडक्ट्स, द डॉटर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एंड द न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। As a consequence, the kinetic energy of an electron or a positron, डिपेंडिंग की बीटा माइनस डिके हो रहा है चाहे बीटा प्लस डिके हो रहा है, तो जो भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की इन अ बीटा डिके प्रोसेस इज नॉट यूनिक। इट में रेंज फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एज शोन इन द फिगर। ये देखो तुम्हारे सामने फिगर ड्रॉ करके दिखाई रखा है। ठीक है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू वैल्यू। When the electron or positron carries this maximum energy, the energy carried by daughter nucleus and the neutrino antineutrino is approximately zero and vice versa। ठीक है ना? जिस समय कोई ऐसा केस होगा जिसके अंदर तुम्हारे बीटा डिके हुआ और जिसमें तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियस जो है वो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन स्टेशनरी रह गया, तो मेजरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारी जो भी क्यू वैल्यू है रिएक्शन की वो कौन शेयर करने वाला है? तुम्हारा बीटा पार्टिकल। ठीक है ना? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से लेके जीरो से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की, बीटा माइनस पार्टिकल की या बीटा प्लस पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी हो सकती है। क्लियर होगी कहानी? ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर सोचो दो ही पार्टिकल एमिट हो रहे होते हैं, मेरी बात समझो, रिएक्शन के अंदर तुम्हारे जो प्रोडक्ट वाले साइड पे दो ही पार्टिकल एमिट हो रहे होते हैं। ठीक है ना? तो एक में मोमेंटम जितना लेफ्ट की तरफ आता, दूसरे में मोमेंटम उतना ही राइट की तरफ आता, ताकि सिस्टम का मोमेंटम डिसइंटीग्रेशन से पहले जीरो है तो डिसइंटीग्रेशन के बाद भी जीरो रहे। ठीक है ना? तो अगर दो ही पार्टिकल एमिट हो रहे होते तो दोनों का मोमेंटम इक्वल मैग्नीट्यूड का होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, ताकि सिस्टम का नेट मोमेंटम डिसइंटीग्रेशन से पहले जीरो तो डिसइंटीग्रेशन के बाद भी जीरो। और फिर रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू होती, वो सारी की सारी वैल्यू, वो सारी की सारी एनर्जी यही दो पार्टिकल्स आपस में शेयर कर रहे होते। इसमें काइनेटिक एनर्जी आती पी स्क्वायर बाय टू एम वन, इसमें काइनेटिक एनर्जी आती पी स्क्वायर बाय टू एम टू। और अब मेरी बात समझो, M1 M2 तुम्हारे जो प्रोडक्ट हैं उनके मासेस M1 M2 का रेशो, दो ही पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, दोनों का रेशो M1 M2 का रेशो फिक्स होता, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी शेयर हो रही होती वो फिक्स रेशो में शेयर हो रही होती। तो उस केस में जितने भी पार्टिकल एमिट हो रहे होते, जितना भी बीटा पार्टिकल अगर ऐसा हो रहा होता, तो जितने भी बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे होते सबकी काइनेटिक एनर्जी की फिक्स वैल्यू होती। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई है? यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के बाद दो नहीं, तीन पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। एक का मोमेंटम P1, दूसरे का मोमेंटम P2, तीसरे का मोमेंटम P3। P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों का वेक्टर सम शुड बी जीरो। अब तीनों का वेक्टर सम P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों का वेक्टर सम शुरू में जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 को हम जीरो करें तो उसके लिए बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। जैसे तुम्हारे सामने मैंने केस बना दिया, P1 लेफ्ट जा रहा है, P2 राइट कुछ एंगल पर जा रहा है ऊपर, P3 कुछ एंगल से जा रहा है नीचे। ऐसे एक केस बन जाएगा कि तुम्हारा जो P1 मोमेंटम जिस पार्टिकल में है वो जा रहा है लेफ्ट की तरफ, जो बाकी दो पार्टिकल है वो जा रहे हैं राइट की तरफ, मोमेंटम P2 और P3 से। तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 2P2 P3 कॉस थीटा। तुम देख रहे हो मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हुए तीनों पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं
अलग अलग मैं केसेस बना सकता हूँ, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी इन तीनों के बीच में अलग अलग तरीके से मैं शेयर करा सकता हूँ ना। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पे तुम्हारे रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट वाले साइड पे सिर्फ 2 ही पार्टिकल होते, तो जितने बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती। पर यहाँ पे 2 की जगह 3 पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू है वो 2 नहीं 3 पार्टिकल्स में शेयर हो रही है, और वो फिर किसी भी तरीके से शेयर हो सकती है डिपेंडिंग उनका मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो सिचुएशन है वो क्या है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये वाले केस भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है। इस वाले केस में थीटा की खूब सारी वैल्यूज पॉसिबल है। P2 P3 के बीच में एंगल 30 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। जितने केस बनाने हैं उतने केस बना सकते हो। जितने एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है उतनी एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारे डिस्कशन में आ रहा है, मैंने काफी डिस्कस कर दिया, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लार्जर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर एन आइसोलेटेड प्रोटॉन डज नॉट डिके टू अ न्यूट्रॉन। ऑन द अदर हैंड एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन। इसको मुझे ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें ये सेम पॉइंट रियलाइज कराया था न्यूमेरिकल में, याद है? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिसइंटीग्रेट कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर? न्यूट्रॉन getting disintegrated into proton, this reaction is possible inside the nucleus, outside the nucleus, तो दोनों। ठीक है ना? while proton getting converted into a neutron, तो उस केस में प्रोटॉन का मास कम होता है, न्यूट्रॉन का उससे स्लाइटली ज्यादा होता है। रिएक्शन में तुम्हारे प्रोडक्ट वाले साइड पे मास इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करवाने के लिए, सप्लाई कराने के लिए, ठीक है, तुम्हारे ये रिएक्शन कहाँ पे कैरी आउट होना चाहिए? ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन खाली न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर, ठीक है, वो डबल टी है, मैटर, एंड कैन इवन पेनिट्रेट अर्थ विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, देयरफॉर देयर डिटेक्शन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो जो ये 2 पार्टिकल तुम्हारे एमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, इनकी ये कह रहे हैं कि ये अर्थ को भी पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, इनके जो ये इंटरेक्ट किसी के रास्ते में जितने भी तुम्हारे और मैटर आएंगे उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हुए, बिना उनसे एब्जॉर्ब किए हुए, इवन अर्थ को भी पूरा पेनिट्रेट करते हुए क्रॉस कर सकते हैं। तो इसलिए इनका डिटेक्शन जो होगा वो किसी भी तरीके से हम डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, फैक्ट है, बस फैक्ट की तरह इसको रियलाइज करा रहे हैं। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आर हार्ड टू डिटेक्ट। चलो वैसे गेस करो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो जब डिटेक्ट करने मुश्किल होते हैं, इतने मुश्किल होते हैं, तो इनको पता कैसे चला कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब इनका डिटेक्शन इतना ही मुश्किल था तो इनको पता कैसे चला कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहे हैं? चलता है किसी का दिमाग? हाँ, आदित्य आदित्य सही कह रहा है। एनर्जी से कैसे पता चला? थोड़ा सा और इलेबोरेट कर आदित्य। किसकी एनर्जी से पता चला तेरे को कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहे होंगे? किसकी एनर्जी से पता चला? ठीक है ना? तो क्यू वैल्यू से तुम चेक कर सकते हो, जो तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन के क्यू वैल्यू से कम आ रही होगी, तो उनको समझ में आ गया कुछ और साथ में एनर्जी पैकेट निकला होगा, उसको उन्होंने न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दे दिया नाम। बिल्कुल राधिका। जो मास डिक्रीज हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विल बी डेल टाइम इनटू सी स्क्वायर, और डेल टाइम इनटू सी स्क्वायर में जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी गई किसके पास? तो ऑब्वियसली वो एनर्जी तुम्हारी डॉटर न्यूक्लियस के अंदर गई होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बीटा पार्टिकल में गई होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब डॉटर न्यूक्लियस और बीटा पार्टिकल की इन्होंने काइनेटिक एनर्जी चेक की होंगी, तो रिएक्शन के क्यू वैल्यू से कम आ रही होगी, तो बाकी क्यू वैल्यू के बराबर जो भी एनर्जी रिलीज हुई, बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के सम के बराबर नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी किसी एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट हो रही होगी, जिस एनर्जी पैकेट को उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम दे दिया, न्यूट्रिनो बीटा प्लस डीके में और एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस डीके। चलो कोई नहीं, अभी तीसरे बीटा डीके के ऊपर आते हैं हम लोग। तो बीटा डीके के अंदर मैं तुम्हें बता रहा था 3 तरह के बीटा डीके डिस्कस करेंगे, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, और तीसरा
डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम के कैप्चर भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर के अराउंड सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो ध्यान दो, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है ना, हमारे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियस है जिसका n/z रेशो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है ना, किसी कोई, तो तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका n/z रेशो सॉरी जितना होना चाहिए उससे कम, n/z रेशो लेस है। ठीक है, तो n/z रेशो अगर हमारा, पहले हम एक तुम्हारे सामने केस ले रहा हूँ, n/z रेशो अगर लेस है तो क्या करेंगे, n/z रेशो को, जितना स्टेबल न्यूक्लियस के लिए n/z रेशो होना चाहिए, n/z रेशो अगर उससे लेस है तो n/z रेशो को इंक्रीज कराना होगा। n/z रेशो को इंक्रीज कराने के लिए क्या करोगे, n/z रेशो को इंक्रीज कराने के लिए क्या करोगे, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, बीटा प्लस डीके में क्या होगा, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, जिससे तुम्हारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1, n/z रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है ना, तो n/z रेशो का इंक्रीज करने का, n/z रेशो लेस है और उसको हमें इंक्रीज कराना है, तो इंक्रीज कराने का पहला तरीका क्या है, बीटा प्लस डीके। और वहीं पे मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ एक और तरीका भी हमारे पास है। ठीक है ना, एक और तरीका भी हमारे पास है, वो दूसरा तरीका क्या है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, के शेल में रिवॉल्व होने वाला, उसके नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में। न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारे के शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारा न्यूक्लियस क्या करता है, के शेल में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपने अंदर पड़े किसी एक प्रोटॉन के साथ उसे कंबाइन करवा लेता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन। ठीक है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओ तो प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, 1 -1 0, तो देखो न्यूट्रॉन का चार्ज 0। कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ तो लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर 1, राइट हैंड साइड पे मास नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर इलेक्ट्रॉन का, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 1, 1 + 0, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1, राइट हैंड साइड पे न्यूट्रॉन का भी 1। और साथ में कुछ एनर्जी पैकेट रिलीज हो रहा होगा, उस एनर्जी पैकेट को यहाँ पे इन्होंने जब कंपेयर किया तो ये तुम्हारा किससे मैच कर रहा था, बीटा प्लस डी के वाले एनर्जी पैकेट से, तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रिनो। चला दिमाग चला। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा फिर से एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस ने अपने अराउंड रिवॉल्व होने वाले के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, अपने अंदर पड़े किसी प्रोटॉन के साथ कंबाइन कराया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। तो फिर से तुम देख लो, n/z रेशो पे दिमाग लगाओ, n/z रेशो पे दिमाग लगाओ, तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल reduce by 1, number of neutron will increase by 1, n/z ratio will increase। तो जब भी तुम्हारे किसी न्यूक्लियस का, अनस्टेबल न्यूक्लियस का n/z रेशो जितना होना चाहिए उससे लेस है, जितना स्टेबल न्यूक्लियस के लिए होना चाहिए उससे n/z रेशो की वैल्यू लेस है, तो n/z रेशो को क्या करवाना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम, न्यूक्लियस के पास दो ऑप्शन है कि वो अपना बीटा प्लस डीके करा ले या फिर वो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले। आया, दोनों तरीके समझ में आए। ठीक है ना, तो बीटा प्लस डीके से भी n/z रेशो इंक्रीज होगा और तुम्हारा के कैप्चर से भी n/z रेशो इंक्रीज होगा। तो चलो, तुम्हारे सामने ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिख के दिखा रखा है। तुम्हारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसको अपने n/z रेशो की वैल्यू को इंक्रीज कराना था। इंक्रीज कराने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर किया तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन z से z-1। और जहां एक प्रोटॉन तुम्हारा कम हो गया तो एक न्यूट्रॉन इंक्रीज भी हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर क्या रहा, सेम। तो मास नंबर बीटा माइनस डीके हो चाहे बीटा प्लस डीके हो चाहे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, तीनों में ही मास नंबर क्या रहता है, हर तरह के बीटा डीके में मास नंबर क्या रहता है, सेम। ठीक है ना, बस एटॉमिक नंबर तुम्हारा इंक्रीज या डिक्रीज बाय 1।
ठीक है ना, बीटा माइनस डिके में इंक्रीज बाय 1, बीटा प्लस डिके में और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में डिक्रीज बाय 1। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो फिर से इन दिस प्रोसेस n बाय z रेशो इंक्रीजेस, n बाय z रेशो, n बाय p रेशो, जैसा भी बोलना चाहो, ठीक है, इंक्रीजेस। तो यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कैप्चर्ड, दिस इज कॉल्ड के शेल। न्यूक्लियस के नियरेस्ट वाला शेल होगा वो तुम्हारा के शेल होगा, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी हम n बाय जेड रेशो इंक्रीज करवा सकते हैं न्यूक्लियस का। क्लियर हो गया? तीनों तरीके समझ में आ गए बीटा डीके के? ठीक है, बीटा डीके के तीन टाइप्स, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और तीसरा तुम्हारा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, n बाय जेड रेशियो को तुम्हें डिक्रीज कराना है तो क्या कराओगे? बीटा माइनस डीके। n बाय जेड रेशियो को तुम्हें इंक्रीज कराना है तो क्या कराओगे? बीटा प्लस डीके या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, देखो याद करने का तरीका, बीटा माइनस डीके, माइनस, तो n बाय जेड रेशियो क्या होगा? डिक्रीज। और जहाँ बीटा प्लस डीके, प्लस, नाम से देखो समझ में आ गया, n बाय जेड रेशियो क्या होने वाला है? इंक्रीज। और जहाँ तुम्हारे पे न्यूक्लियस का बीटा प्लस डीके होगा तो वहीं पे न्यूक्लियस के कैप्चर भी करवा सकता है अपना n बाय जेड रेशियो इंक्रीज कराने के लिए। चलो, तीनों कहानियां क्लियर हो गई बीटा डीके की। बीटा डीके के बाद नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा डीके। ठीक है ना, तीन तरह के डीके हम लोगों ने पढ़ने होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। चलो, बीटा डीके के ऊपर जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट अभी हम लोग आ रहे हैं अल्फा डीके। चलो, अल्फा डीके क्या है? तो अल्फा डीके इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कोई भी तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसको अपना साइज डिक्रीज कराना है, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसको अपना साइज डिक्रीज कराना है, तो साइज डिक्रीज कराने के लिए क्या करता है वो? अल्फा डीके। ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पीछे बीटा डीकेस हम लोगों ने डिस्कस किए, बीटा डीके होने के बाद न्यूक्लियस के साइज पे क्या फर्क पड़ रहा था? साइज क्या हो जाता? बीटा डीके के बाद साइज क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम। ठीक है ना आदित्य? सेम। वासु सेम। क्यों सेम? साइज सेम क्यों सेम? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एज मास नंबर सेम, याद है सबको रिलेशन? आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 न्यूक्लियस का साइज। तो बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सभी में मास नंबर क्या रह रहा था? सेम रह रहा था। तो तुम्हारे न्यूक्लियस का रेडियस भी क्या रह रहा था? सेम। ठीक है ना, तो बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से तुम्हारा n बाय जेड रेशियो वेरी कर रहा था पर मास नंबर सेम रह रहा था, दैट इज न्यूक्लियस का रेडियस सेम रह रहा था, न्यूक्लियस के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, जबकि अल्फा डीके जब होगा तो तुम ध्यान से देखो, अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं? दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, He2 4, सबको मालूम है। He2 4 के अंदर दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। तो जब दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन एमिट होंगे तो तुम्हारे न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस बना, मदर न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, दो प्रोटॉन एमिट हुए तो एटॉमिक नंबर Z से Z-2, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2। और ध्यान दो, दो प्रोटॉन निकले, दो न्यूट्रॉन निकले, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एमिटेड आर 4। अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में कितने न्यूक्लियॉन्स तुम्हारे न्यूक्लियस से बाहर निकल गए? 4। तो मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। काम की बात, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, मास नंबर डिक्रीज बाय 4 तो ऑब्वियसली तुम्हारे न्यूक्लियस का रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी तुम्हारा न्यूक्लियस अनस्टेबल है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, अपना साइज बड़ा होने की वजह से वो अनस्टेबल है, तो अपना साइज डिक्रीज कराने के लिए क्या करवा लेता है? अल्फा डीके। n बाय जेड रेशो इंक्रीज है, डिक्रीज करवाना है, साइज से दिक्कत नहीं है, n बाय जेड रेशो से दिक्कत है, क्या कराएगा? बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है ना, जहां उसको अपना साइज ही रिड्यूस करवा देना है तो वो क्या करवाएगा? अल्फा डीके। तो when a nucleus emits an alpha particle, its mass number decreases by 4 and charge number, atomic number decreases by 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा मदर न्यूक्लियस है कन्वर्टिंग इनटू डॉटर न्यूक्लियस एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। और रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू होगी, रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी, वो सारी की सारी एनर्जी है वासु किसके पास जाएगी? रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू होगी, रिएक्शन के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, वो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जाएगी? क्यू फैक्टर। वासु मार खाएगा, क्यू फैक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट में होता था।
यहाँ पे क्यू वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्यू वैल्यू के बराबर जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जाएगी? देख तेरा कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ? वो एनर्जी किसके पास होगी सारी की सारी? क्यू वैल्यू के बराबर जो एनर्जी रिलीज हुई है, कौन बताएगा किसके पास होगी वो सारी की सारी एनर्जी? रिएक्शन में एक्स गॉट कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। ऑब्वियसली इनिशियल मास ज्यादा होगा, फाइनल मासेस कम होंगे। जो मासेस डिक्रीज हो गए, जो मास की वैल्यू में डिक्रीज आ गया, उतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी अब किसके पास है? फाइनली वो एनर्जी क्यू वैल्यू के बराबर एनर्जी किसके पास है? कहाँ पर है? सराउंडिंग में चली गई, हीट के फॉर्म में है, या सराउंडिंग में एमिट हो गई रेडिएशन के फॉर्म में, या कुछ और? हाँ वासु, ठीक है, आधा दिया तो और कंप्लीट कर इसको। ये जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसके पास होगी? डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम अल्फा पार्टिकल में होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई सही बोल रहे हो। तुम्हारा जो डॉटर न्यूक्लियस एमिट हुआ है और जो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, उन्हीं के अंदर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। फिर से मेरी बात समझे, जो भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू है, हमने आफ्टर दिस रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा डिके के बाद डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी चेक करी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेक करी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि सारी की सारी एनर्जी जो भी रिएक्शन में रिलीज हुई है वो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में है। अगर डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन के क्यू वैल्यू से कम आती तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन के क्यू वैल्यू से कम आती तो ये लोग क्या बोल देते? हाँ ठीक है, नमन बिल्कुल सही बोल रहा है, साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी पैकेट एमिट करवा देते हैं, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। समझ में आया बीटा डीके में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकाला था? ठीक है ना, बीटा डीके के अंदर भी तुम्हारा एक डॉटर न्यूक्लियस था, साथ में बीटा पार्टिकल था, और डॉटर न्यूक्लियस और बीटा पार्टिकल की जब एनर्जीज का सम किया तो वो रिएक्शन की क्यू वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो उन्होंने वहां से कंक्लूड किया कि साथ में कोई ना कोई और एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी पैकेट रिलीज हो रहा है, जिसको उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम दे दिया था। जबकि अल्फा डीका में कोई न्यूट्रिनो कोई एंटी न्यूट्रिनो कुछ एमिट एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन की जो भी क्यू वैल्यू है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। तो चलो मेरी बात समझो, यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बीच में मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ आएगा? कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस? रिलेटिव नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा? कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस? वासु कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा क्या? नहीं आएगा ना, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखो, रिएक्शन में जो भी क्यू वैल्यू एमिट हुई है, जो भी एनर्जी एमिट हुई है, वो सारी की सारी किसके पास जाएगी? डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के पास। तो फिर से पहले मोमेंटम कितना था? पहले सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना था? जीरो। बाद में भी क्या रहना चाहिए? जीरो। अगर अल्फा पार्टिकल में मोमेंटम पी आया तो डॉटर न्यूक्लियस में मोमेंटम कितना आएगा? अगर अल्फा पार्टिकल जो एमिट हुआ है उसमें मोमेंटम पी आया है, तो तुम्हारे डॉटर न्यूक्लियस में मोमेंटम कितना आएगा? -p। नेट मोमेंटम क्या रहना चाहिए सिस्टम का? जीरो। तो यहाँ पे जितने भी अल्फा डिके होंगे तुम्हारे पास फिर से सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है ना। यहाँ पे खूब सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, सबका अल्फा डिके हो रहा है, इससे भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इससे भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इससे भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, सभी का अल्फा डिके हो रहा है, सबसे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो कौन से न्यूक्लियस एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ कोई नहीं वासु, कोई नहीं। कौन से न्यूक्लियस एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? सबकी सेम होगी, ठीक है ना। जितने भी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे वो सारे न्यूक्लियस खुद रिकॉइल करेंगे,
पहले मोमेंटम जीरो तो बाद में मोमेंटम जीरो होने के लिए दोनों में आने वाले मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट। और जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं सबके न्यूक्लियस डिके के क्यू वैल्यू सेम होगी। जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियस अवेलेबल हैं सारे सेम एलिमेंट के न्यूक्लियस हैं, तो सभी के अल्फा डिके में जो एनर्जी रिलीज हो रही है क्यू वैल्यू सबके लिए सेम होगी। और जब क्यू वैल्यू सबके लिए सेम होगी तो सबसे एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बीटा डिके अल्फा डिके दोनों की जो कहानी है मैं उन दोनों को ही आपस में रिलेट करके तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। खैर अभी एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स और इट इज डबली आयनाइज हीलियम एटम। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो, सॉरी ज़्यादा छोटे से भी नहीं। खैर ये सबको पता ही है। क्लियर हो गई वाली स्लाइड? बढ़ूँ आगे? तो खैर पूरे डिस्कशन से तुम्हें मैंने ये रियलाइज तो करवा ही दिया कि जो भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाले हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होने वाली है। ठीक है, जितने भी तुम्हारे ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिनका अल्फा डिके हो रहा है, अगर सारे न्यूक्लियस सेम है, सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई में जितने भी न्यूक्लियस जिनका अल्फा डिके हो रहा है, अगर वो सारे के सारे न्यूक्लियाई सेम है तो सबके अल्फा डिके की क्यू वैल्यू सेम होगी। और जब से सबकी क्यू वैल्यू सेम होगी तो सबसे एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी सेम कितनी होगी मैं देखो तुम्हारे सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इफ द क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डिके इज गिवन बाय दिस, पहले तो क्यू वैल्यू समझ में आ रही है? फिर तुम्हारे सामने जो भी मैंने डिस्कशन किया था उसमें हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स था जिसका अल्फा डिके हो रहा था, दैट वाज कन्वर्टिंग इनटू अ डॉटर न्यूक्लियस और साथ में क्या एमिट कर रहा था? अल्फा पार्टिकल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा इनिशियल मास, मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, राइट हैंड साइड पे तुम्हारे फाइनल मास क्या थे? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, मास डिफेक्ट आ गया, डेल्टा एम आ गया। ठीक है ना, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो जब जब भी तुम्हारा अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स डॉटर न्यूक्लियस डी में कन्वर्ट होगा एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, तुम्हारे हर इस तरह के न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिव डिके की क्यू वैल्यू सेम आने वाली है। और जो भी ये क्यू वैल्यू है रिएक्शन की, ये एनर्जी शेयर होने वाली है किसके बीच में? रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज हुई, जो भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड बिटवीन डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहली इक्वेशन क्लियर होगी सबको? इसके बाद बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो जितना लीनियर मोमेंटम डॉटर न्यूक्लियाई में आएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का लीनियर मोमेंटम अल्फा पार्टिकल में आएगा। डायरेक्शन में अपोजिट होंगे पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मैं यहाँ देखो वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को रिलेट कर रहा हूँ। तो एक इक्वेशन आ गई मेरी एनर्जी कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही क्यू वैल्यू किसके बराबर थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ पी स्क्वायर बाय 2m, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियर का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स इट्स मास। ठीक है, फिर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डॉटर न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम बराबर होगा। तो तुम ध्यान से देखो, अगले स्टेप पे मैंने डॉटर न्यूक्लियर के मोमेंटम को अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो क्या आ गया मेरे पास? पी स्क्वायर बाय 2md प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अब ध्यान से देखो, यहीं पे मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं क्या ले सकता हूँ? √2m के। मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? √2m के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पी अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन 2md डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, पूरे में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉमन लेके क्यू वैल्यू से मैं रिलेट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ रही है? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू क्यू वैल्यू। और ध्यान से देखो, ये अप्रोक्सीमेटली a-4/a/q। फॉलो किया? लास्ट स्टेप समझ में आया? ये तो तुम्हारी दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने एनालाइज किया, सॉल्व करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। इस फाइनल रिजल्ट के अंदर तुम देख रहे हो न्यूमरेटर में आ रहा है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, डिनोमिनेटर में आ रहा है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तुम्हारे जो न्यूक्लियस का मास है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ डॉटर, मास ऑफ एनी न्यूक्लियस विल बी
इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है उसके न्यूक्लियॉन्स के मास के, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होता है, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, उससे कम होता है। पर कितना कम होता है? कितना कम होता है? स्लाइटली, ठीक है ना, स्लाइटली कम होता है, बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं आता है। थोड़ा सा मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसका बहुत बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ मास ही उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस का मास मास जो होगा वो स्लाइटली ही कम होगा। तो इसी बात को यूज करते हुए मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई A-4 मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन, डिनोमिनेटर में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को 4 टाइम्स मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन, और फिर यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो A-4 अपॉन A-4 प्लस 4 A-4 बाई ए ऑफ क्यू वैल्यू। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर तुम्हें काफी सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे हमारी असाइनमेंट के अंदर। तो कोई भी तुम्हारे पास अल्फा डिके हो रहा है और उस अल्फा डिके के क्यू वैल्यू, उस अल्फा डिके वाले न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू तुम्हें पता है, तो उसमें एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है? तो A-4 इंटू ए ऑफ क्यू वैल्यू। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर कितना होने वाला है? गेस करो अब तुम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना होने वाला है? ठीक समझे? 4/A इंटू क्यू वैल्यू। ठीक है ना, जो भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू है वो दो सारी की सारी क्यू वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी शेयर होने वाली है अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस में, तो शेयर होने वाली है। तो अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी A-4/A इंटू क्यू वैल्यू है, तो रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी 4/A इंटू क्यू वैल्यू। चला दिमाग, चला सबका? और फिर से ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, ठीक है ना, जो हम लोगों ने मास माना है, मास ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली बात सही है। एक्चुअल में किसी भी न्यूक्लियस का मास मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के बराबर नहीं, उससे स्लाइटली लेस होता है। क्लियर हो गया सबको? डिस्कशन क्लियर हो गया? तो बीटा डीके में बीटा पार्टिकल, अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, बीटा डीके की क्यू वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो उसमें एमिट होने वाले बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कि हम कोई फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वो जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी वेरी कर सकती है। जबकि अल्फा डीके की क्यू वैल्यू अगर हमें पता है, तो अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फिक्स वैल्यू होगी A-4/A इंटू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। कर लेंगे, याद कर लेंगे, बड़े आगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? और चलो तीसरा टाइप ऑफ डिके जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, गामा डिके। ठीक है ना, गामा डिके क्या होता है? तो जब भी तुम्हारा अल्फा डिके और बीटा डिके, अल्फा डिके हो रहा है चाहे बीटा डिके हो रहा है, और अल्फा डिके के बाद बीटा डिके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है, अगर वो डॉटर न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है, कुछ याद आया? तुम्हें पिछली क्लासेस में मैंने रियलाइज कराया था, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भी ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, और उनकी वहां पे अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जी, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करके जाता है, तो एटम से रेडिएशन एमिट होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, याद है? एटम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो तुम्हारे एटम से कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो रिवॉल्विंग न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, और ये रिवॉल्विंग ऑर्बिटल मोशन करने वाले न्यूक्लियॉन्स कभी अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो न्यूक्लियस से रेडिएशन एमिट होते हैं, दैट इज गामा रेडिएशन। और उस गामा रेडिएशन के एमिट होने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? गामा डिके। तो ध्यान दो, गामा डिके जो है हमारे यूनिवर्स में कभी इंडिपेंडेंटली हैपन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली टेक प्लेस नहीं करता। गामा डिके इज ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अल्फा डिके और बीटा डिके। कभी अल्फा डिके हुआ, तुम्हारा अनस्टेबल न्यूक्लियस किसी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, पर वो स्टेबल न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में है। देखो, एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में है, किसी हायर एनर्जी स्टेट में है।
तो न्यूक्लियस हमारा हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, गामा पार्टिकल, और क्या बोल देते हैं, गामा डिके हो रहा है। तो अल्फा डिके हुआ, बीटा डिके हुआ, अल्फा डिके में या बीटा डिके में जो तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियस बना, फाइनल स्टेबल न्यूक्लियस बना, अगर वो तुम्हारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन. So it is the phenomena of emission of gamma ray photon from a radioactive nucleus. This occur when an excited nucleus makes a transition to a state of lower energy. ध्यान से देखो, एटम ट्रांजिशन नहीं कर रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम अपनी हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. Generally, the nucleons rearrange themselves quite rapidly, thus lowering the energy of the daughter nucleus to the ground state. The corresponding amount of energy is emitted. This is in the range of 0.1 to 1.5 mega electron volt and is emitted in the form of electromagnetic radiations of very short wavelength called gamma rays. तो तुम्हारा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कोई न्यूक्लियस X है, कन्वर्ट हो रहा है किसी डॉटर न्यूक्लियस D में. ध्यान दो, ना एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना मास नंबर चेंज हो रहा है. न्यूक्लियस के अंदर ना प्रोटॉन कम हो रहे हैं ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम. बस न्यूक्लियस अपने किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने वाला है और रेडिएशन एमिट करने वाला है. रेडिएशन जो एमिट होंगे एच न्यू, उनकी एनर्जी एच न्यू, न्यू की जगह एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखा रखा है मैंने, ठीक है ना. तो एच न्यू यहाँ पे एच न्यू बोल दो या एच एफ बोल दो, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा दो, यहाँ पे एफ से दिखा रखा है. तो ये तुम्हारी एनर्जी हो गई गामा रेज की. तो in gamma decay, neither the proton number nor the neutron number changes, only the quantum state of the nucleon changes. ध्यान दो, quantum state of electron नहीं, quantum state of revolving electron change नहीं हो रहा है, quantum state of nucleon changes. क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों तरह के डिके क्लियर हो गए, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ठीक है ना. चलो, तो ये हमारे रेडियो एक्टिव डिके की थ्योरी थी. इसके बाद इसके अंदर जो मैथमेटिकल वाला पार्ट आता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, फिर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आज ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, आज इतना ही.